नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक को देखेंगे। ये पांचों क्वेश्चंस हिस्ट्री के हैं। कल भी हमने जो 5 क्वेश्चन देखे थे वो हिस्ट्री के थे। तो आप एक तो ये भी पैटर्न देखिए कि यूपीएससी एक साथ हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन उन्होंने सेट ए में दे दिया है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं, और उसके पहले आप लोगों से ये कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल्ड द मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड द नाइबरिंग आइलैंड्स। देखो, इतना पढ़ने के बाद आपको इतना तो समझ में आया कि कोई एक ऐसा राजा रहा होगा जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य श्री विजय पर अपना मिलिट्री कैंपेन चलाया और उस पर जीत भी हासिल की, जो कि एक मैरीटाइम स्टेट था। और ये एरिया, इसका ज्योग्राफी पहले सोचो कौन सी है, मलय, सुमात्रा और जावा, मतलब आज का मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये वो राजा ही होगा जो भारत के ईस्ट कोस्ट में शासन कर रहा होगा, है ना। ठीक, तो ये सब चीज़ें अब आपको थोड़ा दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। देखो, ये वैसे है तो बहुत बेसिक जानकारी, और ये इजी क्वेश्चन ही है। एनसीईआरटी पे भी मिल जाएगा और यहाँ वहाँ आपको हर जगह पे मिल जाएगा। अगर आपने लुसेंट पढ़ा हुआ तो उसमें भी मिल जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो आप लेकिन बहुतों से पीछे हो जाओगे। ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, तो चलिए तब सोचते हैं कि हम तब कैसे आंसर ला सकते थे इसका। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के बारे में आप अगर ये सुने होंगे कि वो उनको जैनों का अशोक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी 64 साल शासन किया, लेकिन युद्ध वगैरह खास कुछ किया नहीं, और उन्होंने शांति बनाए रखा, और जो कल्चरल डेवलपमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। ठीक है, अगर आप अमोघ वर्ष के बारे में नहीं जानते, ब्रैकेट में उनका डायनेस्टी लिखा है कि वो किस साम्राज्य से बिलोंग करते थे, राष्ट्रकूट। तो देखो, राष्ट्रकूट, अब राष्ट्रकूट सुन के आपको राष्ट्र महाराष्ट्र ऐसा कुछ आ रहा होगा ना। तो जो राष्ट्रकूट का जो शासन होता है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक की बॉर्डर पे होता है, और आपने इसका नाम कहाँ सुना है, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लॉजिक लगा सकते हो कि अगर कोई साम्राज्य इतने सालों तक अगर वो ये प्रतिहारों के साथ और पाल राजाओं के साथ कन्नौज पर ही वो उलझा रहेगा, तो क्या उनके पास इतना टाइम होगा कि वो अपना नेवी वगैरह स्ट्रॉन्ग करे और पूरा ईस्ट कोस्ट को जीतने के बाद फिर वो आपका इंडोनेशिया और मलेशिया में जाए। तो इनके चांस होने के चांस बहुत कम है। ठीक, आप इस तरह से इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी है प्रताप रुद्र। ठीक है, और इनका राजवंश है ककातिया। देखो, ककातिया सुन के आपको इतना पता होना चाहिए कि ककातिया का मतलब हो गया आज का तेलंगाना, थोड़ा बहुत जो आपका कृष्णा गोदावरी का डेल्टा वाला एरिया हो गया वो, और फिर जब इनका यहाँ पर साम्राज्य खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर वो जाते हैं बस्तर वाले एरिया में, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग या इतने बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक आपको नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ककातियों का ज्योग्राफी पता है कि इनका किस एरिया में शासन था और क्या इन यहाँ पर इनका कितना इम्पैक्ट रहा है, उससे आप सोच सकते हैं कि ककातियों को अगर उतना बड़ा शासन नहीं रहा है तो उन्होंने इतना बड़ा पूरा बे ऑफ बंगाल क्रॉस करके दूसरे सेना राजाओं को हराने का चांस नहीं लिया होगा। ठीक है, आप ये चीज़ सोच सकते हैं। इस तरह से आप इसको भी एलिमिनेट करोगे। अब ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र वन चोला। देखो, राइट आंसर तो यही है, ठीक है, लेकिन इस आंसर को आपको सोचना कैसे। चोला, आपने चोला से ये तो सोचा होगा कि हाँ, साउथ इंडिया में सबसे बड़ी पावर चोला रहती है। आपने चोला के लिए इंपेरियलिस्ट चोला ये वर्ड सुना होगा, या आपने ऐसा सुना होगा कि चोला का जो एरिया होता है उसको कहते हैं हम चोला मंडलम, और चोला मंडलम से ही वर्ड आया है कोरोमंडल, जो कि आपका क्या है, ईस्ट कोस्ट को कहते हैं, है ना, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। तो जो चोल राजा है, कहीं ना कहीं इनके संघर्ष आपने अगर वो PS1 मूवी भी देखा होगा तो उसमें श्रीलंका वगैरह में दिखाया है, तो कहीं ना कहीं इनकी नेवी स्ट्रांग रही है। तो इसलिए आप सोच सकते हो कि शायद राजेंद्र वन जो है इसका सही आंसर हो सकता है। बाकी आंसर यही है। ठीक, अब ऑप्शन नंबर डी का आप देखिए, विष्णुवर्धन होयसल। अब आप होयसल वर्ड पे जाओ। होयसल का मतलब होता है आज के कर्नाटक के राजा। अब बहुत सारे लोगों ने तो इसी को सही आंसर ले लिया होगा कि मतलब जो होयसल राजवंश है अभी उनका जो यूनेस्को में नाम आता है सोमनाथ के मंदिर और सोमनाथपुर के मंदिर,
बेलूर के मंदिर और होयसलेश्वर महादेव का जो टेम्पल है हालीबीडू में, इसके कारण। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस ये चीज़ यूनेस्को से कनेक्ट करके हो सकता है कि होयसल को आंसर अटेम्प्ट कर दे। लेकिन आप ये सोचो, होयसल कहाँ पर शासन किए? कर्नाटक पे, जो कि भारत के ईस्ट पे नहीं है, भारत के वेस्ट कोस्ट वाली साइड पे रहेगा। तो वो उनकी अगर नेवी स्ट्रांग होती तो वो फिर अरेबियन सी पर अटैक करते और उसके बाद अरब वगैरह को जीतते, बजाय कि बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते हुए फिर मलेशिया और इंडोनेशिया को। तो इतना लॉजिक से आपने ये तो सोचा कि ए तो होगा ही नहीं, बी भी होने के चांसेस बहुत कम है, और डी के भी होने के चांस आपके लगभग नहीं है, और सी के होने के चांस हैं, काफ़ी अच्छे हैं चांस। तो आप फिर आंसर किसके साथ जाओगे? 16 का आंसर सी के साथ, और सही आंसर भी यही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू एंसेंट इंडिया। ठीक है, अब आपको टाइम पीरियड भी दिया है 600 से 322 BC, मतलब आपको ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के आने के पहले की बातें हैं, और ये गौतम बुद्ध से लेकर मतलब जो धननंद है वहाँ तक के शासन की बात कर रहा है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इन्होंने कुछ कुछ टेरिटोरियल रीजन्स दिए हैं और वहाँ का रिवर पूछा है, मतलब कि ये पूछा है कि कोई क्षेत्र का नाम दे दिया और उसमें कौन सी नदी बहती है। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन खिचड़ी टाइप का है। क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का, लेकिन उसमें पूछा क्या है? ज्योग्राफी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या बोला है कि कौन कौन से पेयर आपके करेक्ट हैं, ये पूछा है। तो चलिए अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये भी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें महाजनपद का आपका मैप मिल जाएगा, वो 4 महाजनपद के इन्होंने नाम दिया हुआ है। ठीक है, अगर वहाँ से बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम सोचते हैं कि कैसे बनाते हैं। अस्मक, अब आपने अस्मक के बारे में ये जानकारी सुना होगा कि ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि नर्मदा नदी के साउथ में था, और नर्मदा नदी के साउथ में गोदावरी नदी है, तो इसके होने के चांस हैं। ठीक, दूसरा कंबोज, जो काम्बोज है ये एक्चुअली में ये जो क्षेत्र है ये आज के जो इस्लामाबाद या फिर जो मतलब आपका कश्मीर और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उस वाले क्षेत्र में है। ठीक है, और जो विपाशा जो नदी है, विपाशा नदी आज की ब्यास नदी का पुराना नाम है। तो जो ब्यास नदी है वो तो आपका हिमाचल और पंजाब में बहती है, तो काम्बोज के ये जो पेयर है इसके गलत होने के चांस है ना, ये गलत है। अब तीसरे नंबर में आओ, अवंती। तो देखो, अवंती के सामने दिया है महानदी। अब अवंती जो है आज का उज्जैन वाला एरिया है, जहां पर आपका नर्मदा अगर बोलता तो भी आप सोच सकते थे कि ये सही होगा। ठीक है, क्षिप्रा नदी या चंबल नदी ये आपका सही होता, लेकिन महानदी जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती, मतलब ये आपका गलत है। अब हो सकता है बहुत सारे जो एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि एक महानदी तो सोन नदी की भी सहायक नदी है जो कि उमरिया और कटनी जिले में बहती है, लेकिन ये छोटी वाली महानदी है ना, तो इसकी बात नहीं कर रहे। जो एक्चुअल जो बड़ी महानदी है जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है उसकी बात चल रही है। ठीक है, जो भी बड़ा जो वर्ड होगा, जो पॉपुलर वर्ड होगा, जो बड़ा शासक होगा, उनका नाम से आपको आंसर सोचना है। ठीक है, एग्जाम में। तो अवंती वाला ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही आपका गलत है, तो आप पहले तो इसी को एलिमिनेट कीजिए। अब कोसल दिया हुआ है चौथे में, तो कोसल तो सरयू के किनारे पे है, क्योंकि आपने भगवान राम के इससे सुना होगा, है ना। ठीक, तो आपने ये पाया कि एटलीस्ट इतना जानकारी मिल गया कि तीसरा गलत है और चौथा सही है, मतलब आपका ऑल दी 4 तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक, अब देखते हैं बाकी के ए बी सी में से कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जो अस्मक वाला है उसके होने के चांसेस थे, और जो काम्बोज है उसके होने के चांसेस नहीं थे, है ना। तो यहाँ से आप क्या पा रहे हो कि आपका जो स्टेटमेंट सेकेंड था काम्बोज वाला पेयर, और पेयर नंबर 3 अवंती वाला, ये दोनों आपके गलत है, और पहला और चौथा आपका सही है। तो ऐसा कुछ जानकारी से आप क्या आंसर अटेम्प्ट करोगे? बी ओनली 2, और सही आंसर भी क्या है आपका? बी ओनली 2। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल, वॉज सेटअप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कर इन। देखिए, अब मेन एग्जाम में ना इस क्वेश्चन को मैंने गलत किया हूँगा, और क्यों किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश किया था। अभी तक आपको जो बता रहा था ना लॉजिक, वो लॉजिक इस क्वेश्चन में जाकर फेल हो जा रहा है। ठीक, तो देखते हैं कि ये लॉजिक किस तरह से फेल हो गया। देखिए, एक तो मुझे ये था कि अगर एक साथ दो ऐसे भगवानों के नाम आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो मराठा नाम होंगे। जैसे आपने महादेव गोविंद रानाडे का नाम सुना है ना, और आपने जीजी आगरकर का नाम सुना, आपने बाल गंगाधर तिलक, ऐसे आपने नाम सुना। ठीक है,
तो 19वीं शताब्दी के जो मराठा नाम थे वो कैसे थे, मतलब दो दो आपको भगवान के नाम एक साथ देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से आप सोच सकते हैं। प्लस ये जो पलुस्कर सरनेम है ये भी सुनकर आपको ऐसा लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर टाइप का लग रहा होगा, तो ये कहीं ना कहीं आप इसको मराठा सोच सकते थे। ऐसा मैंने एग्जाम में यही चीज़ सोचा। अब वहाँ से मैंने फिर आंसर या तो ग्वालियर अटेम्प्ट किया होगा या उज्जैन अटेम्प्ट किया होगा, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट किया होगा। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है लाहौर। ठीक है, तो ये आप एक फैक्ट है जो आप याद रखिएगा कि हाँ, गंधर्व महाविद्यालय 1901 में बना था और वीडी पालुस्कर के द्वारा बना गया था, कहाँ पर, लाहौर में। ठीक है, तो ये तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी है। बाकी यहाँ पर लॉजिक फेल हो रहा था इस क्वेश्चन में। ठीक, पर हाँ, आपको ये भी चीज़ें जानना जरूरी है कि जो लॉजिक है वो हर जगह काम नहीं आता है ना, तो कहीं कहीं पर आपका गलत होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेस्ट चीज़ क्या है, आपका नॉलेज। जितना आपका डीप नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आपका सही आंसर होने के चांसेस रहेगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शंस सजेस्ट दैट दी प्रदेशिका राजुका युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट। देखो, अब एक तो ये प्रदेशिका वर्ड है, ये प्रदेशिका सुनकर हो सकता है बहुत सारे लोग ऑप्शन सी के साथ जाए, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, जो कि राज्य वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात करता है। पर जब आप अशोका का इंस्क्रिप्शंस वगैरह पढ़ेंगे या उसके टाइम पे आप क्या काम कीजिएगा, जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनका एक बार पूरा नाम जो है लिस्ट बनाकर रख लीजिएगा। और सिर्फ अशोक के टाइम का नहीं, बाकी सारे राजाओं के टाइम का भी बना के रख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी इससे पहले भी पूछा है उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन ना। तो जो प्रदेशिका राजू का युक्ता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के रहते हैं। और ये आपको अगर फैक्ट पता होगा तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं पता तो आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने पिलर्स पे भी कई बार लिखवाया हुआ है कि जो राजूका वगैरह है मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मतलब प्रजा के साथ अच्छे से रहो, इस टाइप से कुछ कुछ लिखाया हुआ है ना। तो वहाँ से आप सोच सकते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। ठीक, क्योंकि अगर राज्य के लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात रहती तो वो उनको पिलर्स के माध्यम से नहीं बोलता, वो डायरेक्ट उनको बुलाता अपने पास में और बोलकर भेज देता। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे अशोक उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उतना तो फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था ना उस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए फिर वो पिलर जैसे चीज़ें बनवाएगा। ऐसा कुछ आप लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, तो आंसर आपका रहेगा बी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए 20 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब मेन एग्जाम में तो मैंने इसको गलत किया था, अब वो भी देख लेते हैं कि क्यों किया था। और आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको करेक्ट बताना है। अब देखिए यहाँ पर ना, आप जब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा वर्ड एक स्वराज। कांग्रेस, पहला स्टेटमेंट है, कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया था, जो क्वेश्चन बोल रहा है असहयोग आंदोलन के बारे में ना, तो आपको उसको याद रखना है कि जो स्वराज है वो हमारा गोल रहेगा और वो हम उसको कानूनी रूप से लाएंगे। ठीक है, और ठीक है, और अहिंसा रखेंगे, तो ये सब चीज़ तो आपको मतलब सोच रहे हो कि हाँ हो सकता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression। देखिए अब ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये अगर आप शायद इस पे दिया हुआ है जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्र, पर ये जो स्वराज वर्ड है ना, स्वराज वर्ड सुनकर पहले मेरे दिमाग में आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 में होता है। ठीक है, तो उसके कारण मैंने इस क्वेश्चन को ये सोचा कि यार ये तो उसकी बातें चल रही ना कि असहयोग आंदोलन की, इस कारण से मैंने इन दोनों में आंसर अटेम्प्ट किया हूँगा डी, नीदर वन नॉर टू। पर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है सही आंसर, बोथ 1 and 2। अब देखो होता क्या है, जब नागपुर का सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 में, वहाँ वो ये बोलते हैं कि हमको स्वराज की प्राप्ति करना है। ठीक है, और कैसे, आपका कानून के अंदर ही रह के करना है और अहिंसा का मार्ग में चलते हुए करना है। ठीक है, तो देखो अहिंसा वाला दो, पिछले कल भी हमने एक क्वेश्चन देखा था ना जिसमें अहिंसा एक वर्ड आता है, तो ये जो, और ऑप्शन ये स्टेटमेंट सेकेंड में क्या बोल रहा है,
सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, लेकिन कब करेंगे? नेक्स्ट स्टेज में। तो ये जो नेक्स्ट स्टेज है ना, इस पे मुझे एग्ज़ाम टाइम पे फोकस करना था, तो शायद मेरा आंसर सही हो जाता। ठीक है, कि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, स्वराज की प्राप्ति करने की बात कर रहे हैं। अगर 1 साल में मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हम फिर क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा करेंगे। तो इस तरह से वो रहता है। और सही आंसर तो आपका ऑप्शन सी है, बोथ 1 एंड 2। बाकी मैं और शायद मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोगों ने गलती किया होगा ऑप्शन डी के साथ जाने का। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर कैसे गलत हो जा रहा है और किस तरह से आपका सही आंसर लाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो और अन्य जो हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और आगे भी जो हम वीडियो बनाएंगे उसके माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप बस इस वीडियो को बढ़िया लाइक कीजिएगा, कुछ कमेंट में भी बताइएगा कि आपको कैसा क्या लगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।